दोस्तों, एक कहावत है कि प्यार करने वालों की ना उम्र देखी जाती है, ना उसमें ना रिश्तेदारी देखी जाती है, लेकिन उसका अब जो आपके सामने आने वाला है ना, उसके आप रिश्ते के बारे में जब सुनेंगे सच्चाई, तो आप सुन के हो जो है आप पूरी तरह से आज खो बैठेंगे। क्योंकि आज की जो घटना है, इस घटना में एक बहन होती है, अपने भाई के कलाई पर राखी तो बांधती है, लेकिन एक दिन वह अपने भाई के ही जान की दुश्मन बन जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोग पूरी तरह से दंग से रह जाते हैं, आखिर सोच नहीं पाते हैं आखिर क्या था आज की घटना में। इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। क्योंकि आज का जो वीडियो है आपको भी सोचने पर मजबूर करने वाली है, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना जिला पड़ता है अब गोरखपुर, और ठीक उसी के अंतर्गत एक जाना माना बेलाघाट थाना पड़ता है, और उसी के अंतर्गत एक जाना माना बनकट गाँव पड़ता है। उसी गाँव के रहने वाले होते हैं बंसराज, और बंसराज के परिवार में उनका अपना एक बेटा होता है राम सिधारे की अपनी पत्नी होती है बिमला। लेकिन ठीक 5 साल पहले जो होता है, उसकी जो अपनी पत्नी होती है इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी होती है। लेकिन राम सिधारे जो होता है, मौके पर जो पश्चिमी बंगाल पड़ता है, उसी पश्चिमी बंगाल में एक कोयला खादान है, उसी में जाकर नौकरी किया करता था। लेकिन इधर राम सिधारे के टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटियां और टोटल एक इकलौता बेटा होता है, जिसका नाम अरुण कुमार होता है, अब जिसकी उम्र लगभग अब इधर 18 साल के ही ऊपर ही होता है। लेकिन इधर राम सिधारे की जो अपनी बड़ी बेटी होती है मौके पर माधुरी, वह ऑलरेडी मौके पर शादीशुदा भी होती है, जिसकी शादी ठीक जो होता है, जो परमपुरवा बाबू पड़ता है वहीं के रहने वाले जितेंद्र के साथ होता है। अब माधुरी अपने ही पति के साथ अपने ससुराल में काफ़ी खुश होती है। लेकिन इधर राम सिधारे की घर में दूसरे नंबर की जो बेटी होती है, अब वह पूजा, जिसकी उम्र लगभग अब 21 साल के आसपास होता है। लेकिन मौके पर स्नातक कर जो होता है, अब वह प्रतियोगिक परीक्षा की घर में बैठकर अब तैयारी कर रही होती है। और लेकिन सबसे छोटी जो बेटी होती है अब साधना, इधर हाई स्कूल में मौके पर पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन साधना का अपना जो भाई होता है, इधर अरुण भी हाई स्कूल में वह भी साथ पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन इधर साधना और अरुण, दूसरी तरफ पूजा अपने दादा बंसराज के साथ उस घर में मौके पर उन्हीं की सेवा में रहा करते थे। लेकिन इधर पूजा के जो अपने पिता होते हैं राम सिधारे, वह पश्चिमी बंगाल में मौके पर रहा करते थे। लेकिन उनका जो होता है बराबर अपने घर बच्चों के साथ मिलना जुलना आना जाना जगह रहता था। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब 31 जनवरी साल 2019 का ही, अब वही जैसे ही शाम का टाइम होता तो उसी वक्त इधर अरुण और साधना और साथ में पूजा और उसके जो अपने दादा होते हैं बंसराज, चारों मिल बांट कर आराम से वहीं खाना खाते हैं। और बंसराज जो होते खाना खाने के बाद अब दलान में अब सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इधर पूजा और दूसरी तरफ साधना जो होते हैं एक ही रूम में अब सोने के लिए चले जाते हैं, और जो होता है अपने ही कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब सुबह का टाइम होता है तो उस वक्त रोज़मर्रा की तरह इधर साधना और पूजा दोनों एक साथ उठते हैं, क्योंकि घर में भाई काफ़ी सारे काम पड़े होते हैं। उसी काम को तौर तरीके से करने के लिए उठ खड़े होते हैं, और फिर जो होता है जैसे ही अपने दरवाजे के पास पहुँचते दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। वह सोचने लग जाती है कि हो सकता है कि बाहर का जो मेन दरवाज़ा है, वह दरवाज़ा जो होता है कोई बाहर से मजाकवश बंद कर दिया हो। लेकिन इस चीज़ की जानकारी देने के लिए अब साधना और पूजा दोनों मिलते हैं और अपने ही भाई अरुण के कमरे की ओर बढ़ पड़ते हैं। कहने लग जाते कि चलो अरुण से पता किया जाए कि हो सकता है कोई इसकी जानकार बाहर से अब दरवाज़ा बंद किया हो। और पूजा अब जैसे ही अरुण के कमरे पर पहुँचती तो दोनों देखकर वहीं चौंक पड़ते, तो पता चलता है कि अरुण है नहीं। तो बात सोच लेते कि हो सकता अरुण ही अब रात बिरात कहीं घर से बाहर निकला हो, तो सेफ्टी के लिए अब बाहर कुंडी लगा गया हो।
लेकिन उसी वक्त जो होता है तुरंत बंसराज के पास जाते हैं दोनों, और बंसराज जैसे ही दोनों को देखते कहने लग जाते, क्या बात है पोतियाँ। अब दोनों जब सुनते कहने लग जाते हैं कि अरुण का कहीं अता पता नहीं चलता है और वह कहाँ चला गया। काफ़ी घंटे बीत गए हैं और बंसराज जब यह बात सुनते उनके मन में जो होता है उसी समय काफ़ी विचार भरे बहनावे जन्म ले लेते हैं और अपने दोनों पोतियों को अपने साथ लेते हैं। और लेने के बाद दरवाजे के पास जब पास पहुँचते हैं तो दरवाज़ा सही में नहीं खुलता। उनको लगने लग जाता बस करो कोई बाहर से अब मजाक किया हो। और तभी जो पूजा हो होती है अपने मोबाइल के द्वारा अपने ही अब चाचा के पास नंदू की कॉल कर देती है और नंदू उसके जो चाचा होते फ़ोन को रिसीव करते पूजा करने लग जाती है कि एक बार चाचा जी आप ना दरवाज़ा आकर खोल दीजिए क्योंकि बाहर से कोई मजाकबाज कुंडी लगा कर चला गया है। और नंदू जब यह बात सुनते करने लग जाते कि ठीक है रुको अपना काम निपटा कर हम आते हैं दरवाज़ा खोल देंगे। और जैसे कुछ मिनट का वक्त बीता दरवाज़ा खुल जाता है और नंदू जो होते पूजा के पास आते हैं तो पूजा के द्वारा जानकारी लगता कि अरुण लगभग कई घंटे का वक्त बीत गया है, उसका तो पता नहीं चल रहा है। अब इस तरह की खबर जो होता है जैसे ही अब नंदू पाते हैं, पाने के बाद उसी वक्त अपने घर जाते हैं, इस बात की जानकारी देते हैं। लेकिन चंद मिनट के अंदर जो होता है अब नंदू के घर से जाने की जानकारी काफ़ी लोगों को लग जाता है और लोग जो होता है बंसराज के घर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जो होता है अरुण की तलाशी करने के लिए अब जो होता है उनके साथ मिल बैठते हैं और फिर अरुण की तलाशी करने के लिए साथ निकल पड़ते हैं। अड़सी पुलिस के घर जाते हैं लेकिन वहाँ भी अरुण के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। और पूजा जो होती है अरुण के करीबी जो दोस्त होते हैं उनसे संपर्क करती है और इधर अरुण के बारे में जानकारी लेती है लेकिन वहाँ भी पता चलता है कि अरुण वहाँ भी नहीं गया है। और पूजा और बंसराज जब यह बात सुनते हैं तो उनके मन में काफ़ी शंकाएं जन्म ले लेती हैं। उनको भी लगने लग जाता कि बस करो अरुण के साथ जो होता कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गया क्योंकि मौके पर अरुण का जो मोबाइल होता है अब वह बंद बता रहा है। इधर बंसराज जो होते हैं उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है फ़ोन के द्वारा अब अपने ही बेटे राम सिधारे को दे देते हैं। राम सिधारे मौके पर अब कोला खादान में जाने के लिए वह ड्यूटी करते के लिए अब निकल पड़ता है। राम सिधारे जब खबर पाता है तो उसी वक्त वह भी कॉल करता है तो अरुण का सही में मोबाइल बंद बता देता है। लेकिन बंसराज अपने दोनों पोतियों को लेकर तलाशी करने के लिए गांव में काफ़ी घर जाते हैं लेकिन पूछताछ करते हैं। लेकिन इधर जो होता है राम सिधारे का अपना ही जो चचेरा भाई होता है नंदू के मन में न जाने क्या ख्याल आता है। वह सोच लेता है कि चलो खेत की तरफ थोड़ा बढ़ पड़ते हैं क्योंकि वहाँ से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूर पर उसका खुद का आलू का खेत होता है। अब नंदू जैसे अपने आलू के खेत की तरफ बढ़ता है तो उसके सामने जो नज़ारा आता है उससे देखकर पूरी तरह से दंग सा उठता है क्योंकि उसी आलू के मेड़ पर जो होता है एक लड़का पूरी तरह से औंधे में पड़ा होता है। लेकिन जैसे ही वह हाथ मारता है और जैसे ही सर बाहर आता है तुरंत देखता वह तो अपना ही भतीजा इधर अरुण है उसी समय चीख पड़ता है। इसकी जानकारी बंसराज को देता है और बंसराज को दोनों जो पोतियाँ होती हैं अब इधर पूजा और साधना जैसी खबर पाती खेत में पहुंचती है। पूजा और साधना अपने भाई की इस हालत को देखकर वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं और चंद मिनट की जो खबर होता पूरा बनकट गाँव में फैल जाता है। लोग तरह की चर्चे करना शुरू कर देते हैं। वहाँ जब पहुँचते हैं पहुँचने के बाद जो होता है उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब बेला घाट पुलिस थाने में दे दिया जाता है। और बेला घाट के इधर पुलिस थाने के जो मौके पर थाना प्रभारी होते हैं इधर सुरेंद्र चंद्र राम जैसी खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं और ठीक घटना पर पहुंच जाते हैं। वह देखते कि अरुण की जो स्थिति है पूरी तरह से खून से लथपथ पड़ा हुआ है। गले पर किसी नुकीले तेजधार हथियार का गहरा निशान होता है। पुलिस को यकीन हो जाता है कि बस करो तेजधार हथियार चलाने की वजह से अरुण के शरीर से काफ़ी सारे ब्लड बाहर निकले जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी होगी। लेकिन घटना से पुलिस की टीम जब निरीक्षण करती है तो पता चलता खून के जो धब्बे होते हैं वह धब्बे जो होता है वहाँ मिट्टियों में जमे होते हैं। लेकिन पुलिस की टीम अंदाज़ा लगा देती है कि बस करो अरुण की जो हत्या है इस जगह नहीं किया गया है क्योंकि उस घटनास्थल पर कोई संघर्ष का निशान भी नहीं दिखता है कि अगर कोई आदमी किसी के ऊपर एकाएक प्रहार करेगा तो वह संघर्ष तो करेगा और साथ में स्थान भी गवाही दे देगा। लेकिन वहाँ पर पुलिस को यकीन हो जाता है कि अरुण के साथ एक नहीं बल्कि 1 से 2 लोग जरूर शामिल होंगे। पुलिस की जो टीम होती है इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को भेजा देती। चंद में पुलिस की टीम पहुँचती है अपने हिसाब से घटना पर कुछ सबूत को इकट्ठा करती है लेकिन वहाँ पर कपड़े और चप्पल के अलावा जो होता है अरुण का पुलिस की टीम को कुछ हाथ नहीं लग पाता है।
पुलिस की टीम अपने हिसाब से अंदाज़ा भी लगा ले। पुलिस की टीम की मदद से कि पता चलता कि लगभग 8 से 10 घंटे पहले अरुण की बेरहम तरीके से हत्या की गई है। पुलिस की टीम वहीं अब बॉडी का पंचनामा भरती है और भरने के बाद ठीक जो होता है अब पोस्टमार्टम के लिए बाबा रामदास मेडिकल कॉलेज गुलरिया भेज देती है। पुलिस की टीम इस केस को सुलझाने के लिए एक टीम लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता थाने जाती है और वहाँ जो होता पुलिस की टीम अपने हिसाब से इस घटना के तौर तरीके से करने के लिए एक टीम गठित करती है और टीम जो होती है तुरंत दोबारा पूजा के घर पहुंचती है और वहां पूजा से जब पूछताछ किया जाता है तो पूजा पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब हमें पूरी तरह से यकीन हो गया है कि हमारे छोटे भाई अरुण का हत्यारा कोई और नहीं है बल्कि साहब उसकी अपनी एक प्रेमिका है कंचन। साहब उसके अपने पिता होते हैं दशरथ मौर्य और साहब उनके ही टोटल 4 बेटे हैं। उन्होंने मिलकर ही हमारे भाई के साथ बेरहम तरीके से इस तरह के कारनामे को अंजाम दिया है। यह बात जैसे ही वहाँ पर मौके पर खड़े अब शुक्ला जो इंस्पेक्टर होते हैं सुनने के बाद कहने लग जाते हैं कि आपको क्यों शंका हो रहा है। तो पूजा कहने लग जाती कि साहब अभी ठीक साल 2018 के ही अब शुरुआती महीने में हमारा जो अपना भाई होता है मौके पर जो कंचन होती है दोनों के बीच प्रेम संबंध था। इस चीज़ की जानकारी दशरथ मौर्य को था और दशरथ मौर्य जब खबर पाते खिलाफ होते लेकिन हमारा जो भाई है कंचन को लेकर घर से रफा दफा हो जाता है और दशरथ मौर्य थाने में जाते हैं हमारे भाई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा देते हैं क्योंकि उनकी जो बेटी होती है कंचन वह नाबालिग होती है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है हमारे भाई और कंचन की तलाशी करती है लेकिन साहब चंद दिनों के अंदर जो होता है कंचन और हमारे भाई अरुण का आता पता चल जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अब इधर हमारे भाई अरुण के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डलवा देती है। लेकिन साहब जुलाई साल 2018 के महीने में हमारे भाई का कैसे न तैसे बेल हो जाता है। लेकिन उसी दिन से जो होता है दशरथ मौर्य और टोटल उनके 4 बेटे हमारे भाई के इर्द गिर्द पूरी तरह से मंडरा रहे होते हैं। हमें पूरी तरह से शंका नहीं यकीन है। अब पुलिस की जो टीम होती है पूजा के ही तारीफ पर उन्हीं 5 के ऊपर जो होता है पुलिस की टीम मुकदमा दर्ज कर लेती है और दर्ज करने के बाद एक टीम लेती है और ठीक जो होता है अब दशरथ मौर्य के घर जब पहुँचते तो पता चलता है दशरथ मौर्य के घर उनका अपना जो बेटा होता है अब विनोद मौके पर दोनों फरार है। लेकिन पुलिस कतकंडे जो होता है घर में ही अशोक मौर्य और चंद्रशेखर मौर्य और सबसे छोटा बेटा इंद्रजीत मौर्य मिल जाते। पुलिस की जो टीम होती है अब तीनों को कस्टडी में लेती है और लेकर जब अशोक चंद्रशेखर और इधर इंद्रजीत मौर्य को थाने पहुंचती है पुलिस की टीम अब तीनों से जब पूछताछ करती है तो तीनों के तीनों कहने लग जाते कि साहब हमारे जो अपने पिता है मौके पर इधर दशरथ मौर्य और हमारा जो अपना भाई मौके पर विनोद मौर्य दोनों साहब 2 दिन से अभी मौके पर वह कुंभ स्नान के लिए गए हुए हैं अभी तक लौटे नहीं हैं बल्कि घर से नहीं भागे हैं और हमारे भाई और हमने खुद जो होता कभी अपने हाथ किसी के ऊपर इस तरह नहीं उठाए हैं। आखिर हम साहब जो होता है अरुण की जान क्यों लेंगे क्योंकि उसकी दुश्मनी जो होती है अब उसके जेल जाने के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है चौ तरीके से चंद्रशेखर और इधर अशोक इंद्रजीत से पूछताछ करती है लेकिन उनके बातों में कतई शंका को कोई आभास नहीं दिखता। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उनको समझा बुझा कर अब घर वापस तो भेज देती है लेकिन जब भेज देती है इस बारे में जाँच पड़ताल भी करना शुरू कर देती है तो पता चलता कि सही है इधर दशरथ मौर्य उनका जो बेटा होता है बिनो सही में 29 जनवरी साल 2019 को वह तो स्नान करने के लिए अब कुंभ गए हुए हैं और पुलिस को उसी समय बड़ी उलझनों का सामना करना पड़ जाता है कि आखिर जो होता हमारे सामने पूजा इस तरह की झूठ है अब क्यों बोली जा रही है। तभी उसी वक्त पुलिस के सामने जो होता है अरुण का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है तो पता चलता अरुण की जो हत्या है वह हत्या सिर्फ एक हत्या के मकसद से नहीं की गई है बल्कि उनके साथ पहले बेरहमी से पेश आ गया है और उसकी गला दाब की हत्या फिर बाद में तेजर हथियार दबाकर हत्या की गई है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो जो हत्यारा है यह हत्यारा अरुण का कोई अपना ही करीबी होगा और पुलिस की जो टीम होती है दोबारा पूछताछ करने के लिए अब अरुण की जो बड़ी बहन होती है पूजा को थाने बुला लेती है। लेकिन पूजा से जब पूजा का मोबाइल मांगा जाता है तो पूजा अपनी जो मोबाइल होता है वह देने में आनाकानी करना जब शुरू कर देती पुलिस का शंका बढ़ जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है और पूजा से वही कुछ पूछताछ करने के बाद पूजा को घर वापस भेज देती है।
सत्वना देकर। और पुलिस की टीम पूजा के मोबाइल नंबर को लेती है और उसका पूरा CDR डिटेल निकालती। जब निकालती तो उसी में एक CDR डिटेल पुलिस को अनजान नंबर वाला दिख जाता। पुलिस की टीम देख कर चौंक जाती। तो पता चलता है कि ठीक जो होता है 30 और 31 जनवरी के बीच लगभग रात को 11:15 बजे के आसपास पूजा के मोबाइल से एक कॉल किया गया होता है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम हो तो उसी वक्त भी पूजा के मोबाइल से एक अनजान नंबर पर कॉल किया गया होता है। पुलिस की टीम जब उस अनजान नंबर के बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता वो अनजान नंबर किसी और का नहीं होता है, बल्कि इधर अरुण के ही अपना सगा बहनोई का ही छोटा भाई होता है। ठीक है, बरपरवा बाबू का रहने वाला होता है। पुलिस की टीम जैसे ही इस अनजान नंबर के बारे में जानकारी पाती है तो एक टीम लेती है और ठीक है बरपरवा बाबू पहुंच जाती है। वहां से धर्मेंद्र कुमार को अपने कस्टडी में जब लेती थाने पहुंचती है तो पुलिस थाने में जैसे ही मौजूद धर्मेंद्र पुलिस की हरकतों को देखता समझ जाता, क्योंकि इधर धर्मेंद्र कोई ऐसा सातरी मुजरिम था नहीं या न कभी कहीं आपराधिक मामले में कभी थाने गया हुआ था। जिसके बाद पुलिस की टीम को देखता उसी समय शक पकड़ करने लग जाता कि साहब हाँ, हमने ही अपनी ही प्रेमिका इधर पूजा के साथ मिलकर उसके सगे भाई अरुण की बेरहम तरीके से घर में हत्या की है। यह बात पुलिस की टीम जैसे सुनती है उसी वक्त समझ रह जाती है और एक टीम लेती है और बनकर गांव में पहुंच जाती है। और जब बनकर गांव में पहुंचती है, पहुंचने के बाद जो होता है इधर बंसराज पुलिस को देखते करने लग जाते, क्या हुआ साहब, हमारे पोते अरुण का हत्यारा पकड़ा जा चुका है। यह बात जैसे वहाँ बंसराज खुद कहते हैं तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं बंसराज से कहते हैं कि हाँ, आपके पोते का जो हत्यारा है मौके पर हमारा निगरानी में आ चुका है, लेकिन आपके पोती से कुछ पूछताछ करना है। और तुरंत पूजा घर के अंदर होती है और बाहर निकलती है। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है पूजा को अपनी ही जिप्सी में बैठा लेती है। वहाँ पर खड़े बंसराज अपनी पोती को लखना जब शुरू कर देते हैं, लेकिन पूजा जैसे जिप्सी में बैठती है तो सामने इधर एक व्यक्ति को देखती है। वह कोई और नहीं होता है, अरुण होता है। और पूजा अरुण को देखते सकपका जाती है। थाने जब पुलिस की टीम लेकर पूजा को पहुँचती है, बिना किसी हला हवाली के अपने ही सगे भाई अरुण की हत्या का जुल्म अपने ही प्रेमी अपने ही जीजे के भाई के साथ मिलकर कबूल कर लेती है। लेकिन पुलिस थाने में जो सच्चाई रखती है अरुण की हत्या के बारे में उसे सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है वह पूरी तरह से अब फर्श आ जाता है। क्योंकि पूजा देखने में उस समय काफ़ी खूबसूरत भी होती, चंचल भी होती है। यह घटना जो होता है ठीक 4 साल पहले की बात है। पूजा उस समय अपनी बड़ी बहन माधुरी के यहाँ काफ़ी आना जाना रखती थी। लेकिन माधुरी के यहाँ अपना ही सगा छोटा एक देवर होता है धर्मेंद्र, जो मौके पर एक पुलिस की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन उसी बीच अपने बड़े भाई जो होता है कि ससुराल में उसका काफ़ी आना जाना, आने जाने की वजह से अब पूजा की खूबसूरती को धर्मेंद्र कुमार देखता है तो दीवाना सा हो जाता है। अब साली होने के नाते जो होता है उनकी जो हंसी टटोले होते हर वक्त अलग ही रास्ते पर चला करते थे। लेकिन हंसी टटोले जो होता है आने जाने में इस तरह बदल जाता, धर्मेंद्र को अच्छा लगने लग जाता। धर्मेंद्र बड़ी जल्दी पूजा के सामने जो होता है अपने प्यार का इजहार कर देता है। और खूबसूरती को देख कर भी इधर पूजा बड़ी जल्दी इग्नोर करने की शुरुआत करती है। लेकिन धर्मेंद्र कैसे न तैसे कर पूजा को अपनी गिरफ्त में लेता और पूजा के सामने प्यार का इजहार कर बैठता है। और फिर जो होता है पूजा के अब इधर घर काफ़ी आना जाना धर्मेंद्र का लग पड़ जाता है। धर्मेंद्र का अपना ननिहाल जो होता है ठीक है पूजा के ही दूसरे गांव होता है। और ननिहाल में काफ़ी आना, जब भी नलिहान में आना जाना होता है पूजा को जब खबर लगता है तो पूजा फ़ोन कर धर्मेंद्र को बुलाती। फिर जो होता है अपने सारे खुशियों को तार तार करते हुए अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए धर्मेंद्र के साथ मिलकर भी एक ही कमरे में रिश्तों को पनपाना शुरू कर देती है। और दोनों के बीच जो होता है यह सिलसिला बराबर चलने लग जाता है। चलते चलते लगभग इनकी ज़िंदगी का न जाने कब 4 साल का वक्त निकल जाता है। इनके रिश्ते के बारे में ना कभी माधुरी को खबर लगता है और ना कभी घर वालों को खबर लगता है। लेकिन इसी बीच जो होता है धर्मेंद्र का काफ़ी जन अपने ही भाई के ही ससुराल जब बढ़ता है, बढ़ने की वजह से इधर अरुण के मन में शंका हो जाता। इसी शंका की वजह से अब पूजा पर पाबंदी लगाने जब शुरू कर देता है तो पूजा जो होती है इस तरह अपने ही अब बहन के ही देवर में प्यार में पागल होती है कि धर्मेंद्र को पाने के लिए अब जो होता चोरी छुपे मुलाकात करने का जरिया निकाल लेती है। और बाहर भी धर्मेंद्र को बुलाना शुरू कर देती, गांव के बाहर मुलाकात को जारी करने लग जाते। लेकिन इसी बीच अब इनके संबंध के जो चर्चे होते हैं अरुण के कान में पहुंचने शुरू हो जाते हैं। लोग तरह तरह के चर्चे करते, चर्चे की वजह से अरुण जो होता है उस समय अपनी बहन और फ़ोन करके धर्मेंद्र को भी चेतावनी दे बैठता है। और चेतावनी जब खबर पाता धर्मेंद्र समझ जाता कि हमारा जो प्यार है पूरी तरह से अब परवान ना चढ़ पाएगा। और तभी इधर
अब पूजा जो होती है धर्मेंद्र के साथ मिलकर अपने राखी के बंधन को भूलते हुए खुद अपने छोटे भाई अरुण को अपने रास्ते से हटाने का बड़ा खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर देती है। और दोनों प्लान बनाना शुरू जब कर देते हैं तो प्लान बनाने लग जाते हैं। जैसे ही अब ठीक है 31 जनवरी साल 2019 का वक्त होता है, तो शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में जो होता है इधर मौके पर धर्मेंद्र अपने ननिहाल पहुंच जाता है। इसकी जो जानकारी होता है पूजा को लग जाता है, और पूजा को जब लगता पूजा करने लग जाती है आज मौका अच्छा है, और धर्मेंद्र अपने ननिहाल से पैदल चल पड़ता है। और बनखड़ गांव जब पहुंचता है तो अरुण के सामने पहुंचता, अरुण को अपनी बातों में उलझा लेता है। और अरुण जिस चारपाई पर सो रहा होता है उसी चारपाई पर जाकर उसकी बहन का अपना जो प्रेमी होता है इधर जहाँ धर्मेंद्र भी सो जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ घंटे का वक्त बीतता है, बीतने के बाद अचानक अरुण की नींद खुल जाती है। देखता कि हमारे बगल धर्मेंद्र ने दिखाई। उसके मन में शंका होता है, दबे पाँव अपनी बहन के कमरे की तरफ जाता है। जैसे ही जंगले पर हाथ मारता, जंगला का जो दरवाज़ा होता है वह खुल जाता है, और खुलते उसके सामने ऐसा हश्र नज़र आ जाता है जिसको देखकर वहीं अरुण के मुंह से चीख चिकर पड़ता है। और कमरे के अंदर जब जाता है, जाने के बाद जो होता है पूजा और धर्मेंद्र तौर तक समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ अरुण कहने लग जाता है कि इस रिश्ते को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे और जीते जी नहीं। तभी इसी बीच पूजा धर्मेंद्र को इशारा मार देती है, और पूजा भूल बैठती है कि हमारा अपना इकलौता ही भाई है जिसके हाथ में हमेशा हमें राखी बांधना है। लेकिन धर्मेंद्र और पूजा दोनों प्यार में इस तरह अंधे हो जाते हैं कि एकाएक टूट पड़ते हैं इधर अरुण के ऊपर, और वहीं अपने ही ओढ़नी से गला दबाकर हत्या कर देती है। लेकिन हत्या करने के बाद चंद मिनट बाद जब धर्मेंद्र और पूजा को होश आता उसी समय स्तन रह जाते हैं। बस सोच लेते हैं अगर सुबह हुआ तो हमारे सामने सिर्फ फांदे के फंदे दिखेंगे। ये सब सोच का दोनों वहीं और प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत जो होता है इधर धर्मेंद्र और पूजा दोनों मिलकर वहाँ से लगभग 50 मीटर की दूर पर नंदू का ही अपना आलू का खेतिया होता है, उसी में ले जाकर डंप कर देते हैं। लेकिन जब डंप करते हैं तो पूजा को उसी समय मन में शंका गूंज उठता कि बस करो, हमारे भाई के अंदर अभी भी कुछ ना कुछ सांसें बची हुई है। और पूजा घर आती है, तेज धार नुकीला हथियार लेती है और ले जाती है। फिर उसी हथियार से अपने भाई की गर्दन और कई जगह प्रहार करती ताकि अब जो होता है कोई सांसें ना बचे। सारे काम तमाम करने के बाद घर दोनों आते हैं, फिर आराम से तो तरीके से सफाई भी करते हैं, और धो धा कर धर्मेंद्र जो होता है अपने घर की तरफ और रवाना हो जाता है। और सुबह का जब टाइम होता है उसी वक्त पूजा नाटक दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई थाने में मौजूद पूजा और धर्मेंद्र रखते से सुनकर लोगों के वहाँ कलेजे भी फट सा जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है दोनों को अपने कब्जे में ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है, और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर दर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के रहने वाले जंग बहादुर हैं, इधर आसिम वर्मा म्यांमार के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले जनार्दन पांडे जी हैं, और मध्य प्रदेश जो छतरपुर पड़ता है वहीं के रहने वाले सुंदर लाल हैं अहिरावत गाड़ाम बड़े द्वारा के ही, और इधर बिजनौर के ही रहने वाले साहब सिंह जो सुलेमपुर पड़ता है, और इधर मध्य प्रदेश बालाघाट के रहने वाले ओम प्रकाश जी हैं, और उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले दिलीप कुमार और कानपुर के रहने वाले मनोज कुमार त्रिपाठी जी। इन सब व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।